हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस और 11th साइंस का केमिस्ट्री में पढ़ा रही हूँ। और मैंने लास्ट स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली एंड नाइट्रोजन फैमिली। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन और क्या देखा था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखा था तीनों ग्रुप के। आज का है लेक्चर नंबर 2। आज हमें देखना है ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। तो कौन से प्रॉपर्टीज़ देखनी हमें, एटॉमिक रेडियाई देखना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को हमें डिटेल में डिस्कस करना है और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन से गिव रीज़न है, सबको हमें आज कवर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 13, 14 एंड 15, लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो आज हमें देखने ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। तो सारे प्रॉपर्टीज़ पहले हम देखेंगे ग्रुप 13 के लिए। तो पहले हम बात करेंगे ग्रुप 13 की, फिर ग्रुप 14 और फिर ग्रुप 15 को देखेंगे। तो पहले सबसे पहला पता होना चाहिए कि ग्रुप 13 में कोई मेटालॉइड प्रेजेंट है क्या। मेटालॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनके कुछ प्रॉपर्टी मेटल जैसे होते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसे होते हैं, मतलब बिहेव लाइक मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मेटालॉइड्स। तो क्वेश्चन आता है द मेटालॉइड प्रेजेंट इन ग्रुप 13 आर। कौन से मेटालॉइड्स प्रेजेंट होंगे? तो यहाँ पे ग्रुप 13 के मेटालॉइड्स होंगे। पहला मेटालॉइड है उनका बोरॉन और दूसरा मेटालॉइड है यहाँ पे एल्यूमिनियम। ओके, सॉरी, बोरॉन एक मेटालॉइड है, एल्यूमिनियम मेटल है। बोरॉन क्या है? इसका मेटालॉइड है। तो ग्रुप 13 में कौन मेटालॉइड है? बोरॉन। दूसरा क्वेश्चन है द ग्रुप 13 एलिमेंट विच इज़ द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। जो अगर एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे और सीक्वेंस लगाएंगे कि ज़्यादा परसेंट में मिलने वाले एलिमेंट, तो थर्ड पोजीशन में ग्रुप 13 का एक मेंबर है। तो मोस्ट अबंडेंट मतलब ज़्यादा पाया जाने वाला, तो वो कौन सा होगा? वो होगा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या है? थर्ड अबंडेंट एलिमेंट है इन द नेचर। नेचर में थर्ड क्या है? अर्थ क्रस्ट मतलब ज़मीन के नीचे मिलेगा कंबाइन फॉर्म में, लेकिन थर्ड ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाला है एल्यूमिनियम। ओके, अभी यहाँ बोरॉन को मेटालॉइड कहा है, तो बोरॉन को मेटालॉइड क्यों क्लासिफाइड किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्यों कहा जाएगा? तो बोरॉन क्या होता है? ग्लोसी और हार्ड सॉलिड है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये क्या होता है? ग्लोसी होगा, मतलब इससे क्या होगी? एक शाइन होगी। और ये क्या होता है? हार्ड होता है और सॉलिड कंडीशन में। तो ये सारे प्रॉपर्टीज किसके हो गए? मेटल के हो गए। तो ये मेटल जैसे प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो लस्टरस मतलब ग्लोसिया। तो मेटल के प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि ग्लोसी है, हार्ड और सॉलिड कंडीशन में। बट उसके साथ साथ ये क्या है? पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जनरली मेटल्स क्या होते हैं? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे ये जो बोरॉन है क्या है? पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और इसी की वजह से क्या है? ये कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा है? ये पुअर कंडक्टर। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की। तो देखो उसमें मेटल जैसे भी प्रॉपर्टीज़ है, नॉन मेटल जैसे भी प्रॉपर्टीज़ है, तो दोनों के प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? मेटालॉइड। बिहेव लाइक मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, इसीलिए बोरॉन क्या होगा? यहाँ पे मेटालॉइड होगा। ओके, तो चलो अभी हमें ट्रेंड देखना है एटॉमिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम देखेंगे एटॉमिक रेडियाई। तो जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो देखेंगे हम ग्रुप 13 की। क्वेश्चन क्या होता है इस पे? एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियाई इन द ग्रुप 13 एलिमेंट। तो क्या है एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड क्या होगा? वैसे हमने जब पीरियोडिक टेबल देखा था तो हमने देखा था लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई क्या होगा और टॉप टू बॉटम क्या होगा। तो ग्रुप 30 में जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, सपोज समझ लो ये ग्रुप 13 है। ग्रुप 13 बोरॉन से नीचे जा रहे हैं हम। जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे डाउन टू ग्रुप
टॉप टू बॉटम जाएंगे, एटॉमिक रेडिया क्या होती है, इंक्रीज होती है। कहाँ से लेकर, बोरॉन से लेकर एल्यूमिनियम तक। तो बोरॉन से लेकर एल्यूमिनियम तक क्या होगी, एटॉमिक रेडिया यहाँ पे इंक्रीज होगी। ओके, देयर इज एनामोली ऑब्जर्व इन द एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या है, यहाँ पे एनामोली ऑब्जर्व देती होती है। यहाँ पे जो गैलियम होता है, गैलियम की प्रेजेंस की वजह से, गैलियम में क्या होते हैं, 3D इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके पास 3D इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और तो इसके वजह से क्या होगा, ये जो इंक्रीज होने वाला सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। तो 3D इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, जो इनर 3D इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और इसके वजह से वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो गैलियम के वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को क्या है, एक्सपीरियंस करते, ग्रेटर एक्सपीरियंस करते। तो इनके लिए इसकी रेडियस क्या हो जाती है, छोटी। मतलब बोरॉन से थोड़ी सी रेडियस एल्यूमिनियम की बड़ी होनी चाहिए, उसके बाद गैलियम की इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन गैलियम की और छोटी हो रही है। क्यों, गैलियम के पास कौन से इलेक्ट्रॉन है, 3D इलेक्ट्रॉन है, और 3D इलेक्ट्रॉन पे क्या है, जो शील्डिंग इफेक्ट है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये क्या करते, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा क्या करते, ऑब्जर्व करते 3D इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियर का अट्रैक्शन हो गया, तो न्यूक्लियर ने क्या कर लिया, उसे अपनी तरफ खींच लिया। तो एक्चुअल इतनी साइज होनी चाहिए थी, लेकिन न्यूक्लियस ने खींचने की वजह से क्या हो गई, उसकी साइज और थोड़ी छोटी हो गई। इसका रिजल्ट क्या आया, द एटॉमिक रेडिया ऑफ गैलियम इज लेस दैन एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम से इसकी एटॉमिक रेडियस कम हो गई, एक्चुअल में ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन बाहर के न्यूक्लियस श्रिंक हो गए, न्यूक्लियस ने उनको अपनी तरफ खींचा, तो बाहर की रेडियस की साइज इतनी होनी चाहिए, तो खींचने की वजह से क्या है, छोटी हो गई। तो ये एल्यूमिनियम से भी कम हो गई, तो ये एल्यूमिनियम से कम हो गई, तो यहाँ से यहाँ पर इंक्रीज होता है, यहाँ से यहाँ क्या हो गया है, एटॉमिक रेडिया क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। तो अगर क्वेश्चन आए कि एटॉमिक रेडिया गैलियम और एल्यूमिनियम, इनमें दोनों में किसकी बड़ी है, तो एल्यूमिनियम की एटॉमिक रेडिया बड़ी होगी और गैलियम की कम होगी। रीज़न क्या होगा, गैलियम के पास 3D इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है, शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता उन पे, और वो क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को। तो न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट करके रेडियस की साइज क्या कर देता है, छोटी कर देता है। फिर गैलियम के बाद जो आता है थैलियम, वहाँ तक क्या होगी, वापस इंक्रीज होगी, वापस क्या होती है, यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो एक्चुअल एटॉमिक रेडिया का सीक्वेंस क्या होगा ग्रुप 3 में, तो बोरॉन के रेडियस से एल्यूमिनियम की रेडियस क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, और एल्यूमिनियम से गैलियम की रेडियस क्या होती है, थोड़ी सी छोटी होती है। गैलियम से ज़्यादा इंडियम की होगी, और इंडियम से ज़्यादा किसकी होगी, थैलियम की होगी। तो ऐसे होता है एटॉमिक रेडिया का ट्रेंड। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन एक्सेप्शन है, ये गैलियम। वैसे तो क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सिर्फ गैलियम क्या है, इसके पास इनर डी ऑर्बिटल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इसकी रेडिया छोटी हो रही है। तो सबसे छोटी होगी बोरॉन की, उससे थोड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम से छोटी गैलियम की, गैलियम से बड़ी इंडियम की, इंडियम से बड़ी थैलियम की। तो ऐसे एटॉमिक रेडिया का ट्रेंड आपको याद रखना है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी हमें देखनी है ग्रुप 13 के लिए, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमने जब देखा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तब हम देख चुके आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी मतलब होती है एनर्जी। तो आयोनाइजेशन मतलब आयन फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी लगेगी। तो आयन कब फॉर्म होता है, तो आयन तब फॉर्म होगा जब क्या है, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिमूव होंगे, और उसे रिमूव करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसे क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। ओके, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इरेगुलर ट्रेंड है इन ग्रुप 13 में। तो ये भी क्या है, इरेगुलर है, ऐसा रेगुलर ट्रेंड नहीं है अगर टॉप टू बॉटम जाओगे तो इरेगुलर ट्रेंड होगा ग्रुप 13 में। बोरॉन से लेकर थैलियम तक जो जाओगे तो ये ग्रुप 13 है, इसमें क्या हो रहा है, इरेगुलर ट्रेंड है ये भी। ओके, एज वी मूव डाउन, अगर ऊपर से हम नीचे जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, उसके साथ साथ नया शेल क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो बोरॉन के पास क्या है, सपोज 2 सेल है, तो एल्यूमिनियम के पास कितने होते हैं, 3, नेक्स्ट के पास 4, 5, ऐसे क्या है, नया सेल नीचे ऊपर से नीचे जाओगे तो ऐड होता है। इसकी वजह से जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। इट बिकम्स ईजियर टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे न्यूक्लियर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना क्या होगा, ईजी होगा। इसलिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी,
बोरॉन से क्या है, एल्यूमिनियम की कम है। मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी बोरॉन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उससे थोड़ी सी कम एनर्जी लगेगी एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वापस इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है, मतलब ऐसे होगा बोरॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज़्यादा एनर्जी लगेगी गैलियम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि इसके पास क्या है, 10d इलेक्ट्रॉन है। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी ये पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनमें से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो गैलियम की क्या होगी, एल्यूमिनियम से क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, या आयोनाइजेशन एनर्जी मत लिखो, एंथैल्पी लिखो। तो एंथैल्पी क्या होगा यहाँ पे, इसका ज़्यादा होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, जैसे इसके नीचे जाएंगे हम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, स्लाइटली गैलियम का इंक्रीज होगा। जब इसके नीचे जाएंगे तो डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं गैलियम के। तो इसके नीचे जाओगे तो वापस क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वापस क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है इंडियम, और उसके बाद आता है थैलियम। तो मतलब यहाँ पे एक ही चेंज है, बाकी सबका क्या हो रहा है, यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे ज़्यादा गैलियम की लगेगी। तो गैलियम का रीज़न भी सुन लो, क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, गैलियम की स्लाइटली इंक्रीज हो रही है। ओके, फ्रॉम गैलियम टू इंडियम, गैलियम से लेकर इंडियम तक इंक्रीज होती है। ओके, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि गैलियम जो है उसके पास क्या है, 10d इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, लेस इफेक्टिव होता है पी ऑर्बिटल पे, और इसकी वजह से क्या होता है, ये स्ट्रांगली क्या होता है, न्यूक्लियस से बॉन्डेड होता है। तो न्यूक्लियस ने क्या किया, इसे बाउंड करके रखा है। तो थोड़ा सा क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज होगा, और इससे थोड़ी सी ज़्यादा इंडियम की भी ज़्यादा होती। ओके, तो ये क्या होगा, ऐसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या है, इरेगुलर ट्रेंड है, ऐसा कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या है, एक इरेगुलर ट्रेंड ही है, ये भी इरेगुलर है। अगर साइज ही इरेगुलर है तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, इरेगुलर ट्रेंड है, ऐसे के सीक्वेंस में इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, बोरॉन से एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज़्यादा है। ओके, उसके बाद क्या होने लगता है, इसके बाद डिक्रीज होने लगती है इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी। ओके, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बोरॉन इज ड्यू टू द स्मॉलर साइज, इसकी साइज क्या है, सबसे छोटी है। तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका 13 है। तो छोटी साइज की वजह से क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी सबसे ज़्यादा है स्मॉल साइज की वजह से। एडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन लीड्स टू greater repulsion देन द एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लार्जेस्ट 3p ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम। तो क्या होगा, देखो दोनों को देखते, बोरॉन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पे 2 3 है, और एल्यूमिनियम का क्या है 2 8 3। देखो बोरॉन का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करने चाहेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट सेल में लाना, इलेक्ट्रॉन गेन करना शॉर्ट में। तो ये 2p में इलेक्ट्रॉन लाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ला रहा है, अगर गेन करता है तो 3p में। तो न्यूक्लियस से देखो डिस्टेंस इसका, ये है बोरॉन और ये है एल्यूमिनियम, और इसका एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखो क्या है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाने वाला है, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे न्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो होगा बोरॉन की स्मॉल साइज है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्शन बढ़ जाएगा। 2p ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन ला रहा है और ये 3p ऑर्बिटल में ला रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब एडिशन होगी तो यहाँ पे ग्रेटर रिपल्शन होगा और यहाँ पे स्मॉलर रिपल्शन होगा। इसीलिए क्या होगा, जो बोरॉन से क्या होता है, एल्यूमिनियम में इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन कम है, यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है। ओके, उसके बाद पहले दोनों का तो समझ में आया। एल्यूमिनियम से लेकर थैलियम तक क्या होती है, एल्यूमिनियम से लेकर थैलियम तक जो इलेक्ट्रॉन डेफिनिटी है वापस क्या होती है, यहाँ पे एफिनिटी डिक्रीज होती है। ओके,
तो ये क्या हुई, बोरॉन से एल्यूमिनियम की ज़्यादा है और एल्यूमिनियम के आगे क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, दिस इज बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज साइमल्टेनियसली, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हो रही है, एटम की साइज इंक्रीज हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, यहाँ पे लार्ज एटम में क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गैलियम एंड इंडियम की क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। गैलियम और इंडियम की क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी। मतलब देखो कैसे होगा, बोरॉन, बोरॉन से ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम किसकी होती है, यहाँ पे होती है गैलियम, गैलियम और इंडियम की ऑलमोस्ट सेम है, और उससे भी कम किसकी होगी, थैलियम की होगी। तो यहाँ पे दी है, यहाँ पे 27 किलो जूल पर मोल, इसकी 43 है, इसकी 29 है, इसकी भी 29 किलो जूल पर मोल है, और इसकी 20। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन दिखाता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम दिखाता है। तो नेक्स्ट हमें देखनी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कभी कभी क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। तो क्या होगा ग्रुप 13 में, देखो ग्रुप 13 में जैसे हम मूव होंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम और डाउन टू ग्रुप जाएंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगी फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की थोड़ी सी कम है। तो बोरॉन से लेकर एल्यूमिनियम तक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो बोरॉन की छोटी साइज़ है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की थोड़ी बड़ी साइज़ है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। देन मार्जिनल इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम, एल्यूमिनियम से लेकर थैलियम तक क्या होता है, मार्जिनल इंक्रीज होता है। ओके, तो इसके आगे क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। तो ये जो रिजल्ट है, इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व्ड इन एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है इनके एटॉमिक साइज में इरेगुलरिटी है, इसीलिए सारे प्रॉपर्टी क्या हो रहे हैं, वो ये क्या है, इरेगुलर प्रॉपर्टीज होंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो चलो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्रुप 13 का। क्वेश्चन क्या है, देखो एटॉमिक नंबर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ। तो एटॉमिक जो नंबर है, बोरॉन से लेकर एल्यूमिनियम बढ़ता है, फिर गैलियम बढ़ता है, फिर इंडियम बढ़ता है, फिर थैलियम बढ़ता है। ओके, तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा टॉप से बॉटम। अरेंज द एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडिया। तो M3 प्लस आयन, M3 प्लस आयन के साथ मतलब B3 प्लस, Al3 प्लस, Ga3 प्लस, Ion3 प्लस और Tl3 प्लस, ऐसे हमें क्या करना है, इनको आयन फॉर्म हुए ये, तो आयोनिक रेडिया के हिसाब से हमें इनको क्या करना है, अरेंज करना है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे अपने आउटर मोस्ट सेल से। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट आर इन द ऑर्डर ऑफ दिस ऑर्डर, अरेंज दीज एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडिया फॉर M3 प्लस आयन, मतलब इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है उनकी आयोनिक रेडिया के लिए। तो क्या होगा, देखो जो गिवन एलिमेंट है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है एटॉमिक नंबर का। तो हमें पता है बोरॉन का 5, इसका 13, फिर इसमें 18 मिला दो, फिर 18 मिला दो, फिर 32 मिला दो, तो एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे। तो इंक्रीज ही हो रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है इनका होता है NH2NP1। ये क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ग्रुप 13 के एलिमेंट का। ये भी हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ओके, तो M3 प्लस आयन जब फॉर्म होगा तो ये क्या करते हैं, यहाँ का एक और यहाँ के 2, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, वो डोनेट कर रहे। तो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तभी तो कौन सा आयन फॉर्म होगा, 3 प्लस आयन फॉर्म होगा, मेटल 3 प्लस। तो ये क्या करते हैं, N-1 शेल बिकम्स द आउटर मोस्ट सेल। तो इनका N-1 शेल, ये तो लास्ट के सब इलेक्ट्रॉन दे दिए उन्होंने ना। तो एक एग्जांपल ही बताती हूँ मैं। एल्यूमिनियम में सपोज 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन चला गया और ये 2 चलेगा। तो Al3 प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6। तो कौन सा आउटर मोस्ट सेल है अभी, 2 मतलब क्या हुआ, 3 - 1, तभी तो 2 होगा। मतलब सबके लिए जनरल लिखा जाए तो N-1 क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल होगा, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे,
डोनेट कर देंगे। ओके, तो इनका n-1 शेल क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल होगा। ओके, तो क्या होगा ऑर्डर देखो, तो B3+ की साइज सबसे छोटी होगी, उससे ज़्यादा Al3+ की साइज़ इंक्रीज होगी, फिर Ga3+ की साइज़ होगी, फिर In3+ की साइज़ होगी, और लास्ट में Tl3+ की साइज़ होगी। तो सबसे बड़ी साइज़ किसकी होगी, तो Tl की होगी, थैलियम की, और सबसे छोटा कौन होगा, यहाँ पे बोरॉन होगा। एटॉमिक रेडिया इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है सुनो, व्हाई द एटॉमिक रेडिया, हमने पहले वो देखा आयोनिक रेडिया, अभी हम देखते एटॉमिक रेडिया पूछा है उन्होंने, एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस दैन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। तो गैलियम की एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से कम क्यों है, ऐसा क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो गैलियम का एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम से बड़ा है, एल्यूमिनियम का कम नंबर है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो एटॉमिक रेडियस जो होती है एलिमेंट की इंक्रीज डाउन इन द ग्रुप बाय द एडिशन ऑफ न्यू सेल। तो एल्यूमिनियम के पास आउटर मोस्ट कितने शेल है, 3 है, और गैलियम के पास आउटर मोस्ट कितने सेल है, 4 है। तो जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होना चाहिए, एक्चुअल में एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, इसका नियरेस्ट गैस है नियॉन 3s2 3p1। ओके, और गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, इसका नियरेस्ट है अर्गॉन, इसके पास 3d10 इलेक्ट्रॉन है, यही रिस्पॉन्सिबल है 4s2 4p1। ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या होगा एल्यूमिनियम में, देखो एल्यूमिनियम के पास डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास डी इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के पास डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी सबशेल ही नहीं है एल्यूमिनियम के पास, और गैलियम के पास डी सबशेल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा बाय 18 नंबर। गैलियम का कितना होता है, इससे ज़्यादा 18, इसका 13 है, तो 13 + 18 कर दोगे तो इसका एटॉमिक नंबर आपको मिलेगा, कितना होगा 131। ओके, तो क्या हो रहा है, 18 यूनिट से क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन, जब आप एल्यूमिनियम में 18 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तब ये हमें गैलियम मिलता है। तो उन 18 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, 3D में चले जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे वो कहाँ पे ऐड हो रहे हैं, इनर 3D ऑर्बिटल में ऐड होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स गैलियम के, और डी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट था वो क्या होता है, पुअर बन जाता है। तो जो शील्डिंग इफेक्ट होगा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है, और इसके वजह से जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस की तरफ वो इंक्रीज होगा। मतलब ये जो न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट सेल को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर करके उसकी साइज़ क्या कर देगा, छोटी कर देगा। तो इसीलिए क्या होगा, एल्यूमिनियम की साइज़ क्या है, बिगर है, और गैलियम की साइज़ क्या है, छोटी। तो यहाँ पे यही रीज़न है, एल्यूमिनियम इज़ द स्मॉलर दैन द गैलियम, ऐसा चाहिए था ना, एल्यूमिनियम इज़ स्मॉलर दैन द गैलियम। तो इसकी साइज़ क्या है, छोटी है, और एल्यूमिनियम की क्या है, बड़ी है, बिकॉज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को क्या है, ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाती है, इसलिए गैलियम की साइज़ छोटी होती है और एल्यूमिनियम की साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, क्या है देखो, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जब आउटर मोस्ट सेल से लूज होता है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू दी है उन्होंने, एल्यूमिनियम के लिए दिया है ये वैल्यू, एल्यूमिनियम का कितना है 577, सिलिकॉन का है यहाँ पे 786, और फास्फोरस का है यहाँ पे 1012 किलोजूल पर मोल। ओके, हमें करना है इनके ऑब्जर्व ट्रेंड को बताना है हमें, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। तो ये क्या है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस 13, 14, 15। तो ये क्या है, नेबर है एक दूसरे की, सिर्फ एटॉमिक नंबर एक से क्या होता है, चेंज होता है। तो चलो तीनों का भी देखते हैं हम क्या है। तो एल्यूमिनियम का अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो, एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ओके, सिलिकॉन का क्या होगा देखो, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक तो कॉमन है, 3s2 3p2, और
तीसरा कौन था, फॉस्फोरस 15 नंबर है, इसका 14 है, इसका 13 है। तो ये यहाँ तक कॉमन होगा, यहाँ पे नीचे आएगा 3s2 3p3। तो ये p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और उन्होंने बताया एनर्जी कितनी लग रही है, इसे लग रही है 1012, इसे लग रही है 786 और इसे लग रही है 577। तो ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है उसे मैं राउंड कर रही हूँ, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए लगने वाली एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ऐसा क्यों है, देखो अभी आपके सामने सब कुछ है, आप लोग भी समझ सकते हो। जैसे पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल जो होता है वो क्या होता है, हेल्ड मोर टाइटली टू द न्यूक्लियस। तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस से लेकर क्या होगा, न्यूक्लियस से टाइटली क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी निकालने के लिए। या दूसरे लैंग्वेज में देखो, ये देखो, अगर इस सेल से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये पूरा सेल निकल जाएगा। इसके अंदर वाला कौन सा था, 3s था, जो कम्प्लीटली फील्ड था, मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, इंक्रीज, इसलिए कम से कम एनर्जी में क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है। उसके आगे यहाँ पे देखो, यहाँ इससे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरा निकालना है। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद भी ये जो सिलिकॉन है अनस्टेबल ही रहता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। यहाँ पे देखो, एक हमने रूल पढ़ा था, कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। तो ये हाफ फील्ड कंडीशन है, तो हाफ फील्ड कंडीशन क्या होती है, स्टेबल कंडीशन है, और आप स्टेबल कंडीशन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो इससे ऑलमोस्ट आपको डबल एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी, तब आप स्टेबल कंडीशन में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो आपके टेक्स्ट बुक में टेबल दिया है एक, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट दिए, उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर में दिए, आयोनिक रेडियस दी M3+ आयन की। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी वहाँ पे मेंशन की, डेंसिटी दी, मेल्टिंग पॉइंट दिया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया है। तो उसे एक बार आप अच्छे से देख लो, कंपैरिजन के लिए अच्छा है वो। चलो सेकंड हमें देखना है ग्रुप 14, जिसे कार्बन फैमिली कहा जाता है। तो इस पर भी हमेशा क्वेश्चन आता है, नेम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स ऑफ ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 में कौन से मेटल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 मेटल प्रेजेंट है। कौन से होंगे दो मेटल, टीन एंड लीड, लास्ट के 2। टीन लीड क्या है, मेटल है। इसमें नॉन मेटल भी प्रेजेंट है, एक ही नॉन मेटल प्रेजेंट है और उसका नाम है कार्बन। इस ग्रुप का कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। और इसके पास मेटालॉइड्स भी प्रेजेंट है, जो सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होते हैं। पहला होगा सिलिकॉन और दूसरा होगा जर्मेनियम। तो देखो, मेटल्स होंगे ग्रुप 14 के टीन लीड, मेटालॉइड हो गए सिलिकॉन, जर्मेनियम, और नॉन मेटल होगा कार्बन। ओके, चलो अभी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे देखनी है, वही प्रॉपर्टीज़ हमें वापस देखनी है। पहली प्रॉपर्टी होगी एटॉमिक रेडियस। हमें देखनी है सारे प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 14 के लिए। कार्बन से लेकर लास्ट का मेंबर कौन होगा, यहाँ पे लीड होगा, पीबी तक। ओके, तो चलो देखते क्या होगा। इन पीरियोडिक टेबल वी मूव डाउन टू द ग्रुप फॉर द 14 फ्रॉम कार्बन टू पीबी। एटॉमिक रेडिया क्या होगी, यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज ही होगी, कोई भी चेंज नहीं है। तो एटॉमिक रेडिया क्या होती है, इंक्रीज होती है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल इन अ सक्सीडिंग एलिमेंट। तो इसके पास कितने थे, 2 ऑर्बिटल थे, इसके पास 3 हो जाएंगे, नेक्स्ट के पास 4 हो जाएंगे। ऐसे एक एक ऑर्बिटल, एक एक शेल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कार्बन से लेकर पीबी तक क्या होगा, एटॉमिक रेडिया क्या होने वाली है, इंक्रीज ही होने वाली। ओके, तो इंक्रीज क्या होगी यहाँ पे, कंपैरेटिवली लेस आफ्टर सिलिकॉन ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी। मतलब क्या होगा, कार्बन से लेकर अगर आप नेक्स्ट मेंबर देखोगे यहाँ पे, तो कार्बन के बाद का सेकंड मेंबर कौन है इनका, कार्बन के बाद सेकंड मेंबर आता है इनका सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का इंक्रीज होगा। सिलिकॉन के बाद आता है जर्मेनियम। जर्मेनियम के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो क्या होगा,
जर्मेनियम तक इंक्रीज होता है, सडन इंक्रीज होगा, लेकिन इसके बाद का जो इंक्रीज है थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, होगा इंक्रीज लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा इसके आगे, जैसे आगे सिलिकॉन के आगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डी इलेक्ट्रॉन क्या है, इंक्रीज हो रही है। मतलब कार्बन से एकदम सडनली ज़्यादा किसकी होगी, सिलिकॉन की होगी। सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम की थोड़ी सी ज़्यादा होगी, डी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद आगे वाले की और थोड़ी कम होगी, और उसके आगे वाले की और थोड़ी सी कम नहीं, ज़्यादा होगी, और थोड़ी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से यहाँ पे क्या है, ज़्यादा इंक्रीज है, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ही इंक्रीज है, एकदम स्मॉल इंक्रीज हो रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी हमें देखनी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है ग्रुप 14 में, फ्रॉम कार्बन टू एसएन तक ही होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड पीबी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है एसएन तक। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, मतलब क्या होगा, कम से कम एनर्जी में हम क्या कर सकते हैं, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते। सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी कार्बन से को, कार्बन से कम एनर्जी लगेगी सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर एसएन तक। ओके, उसके बाद क्या होगा, एज कम्पेयर टू द जो कौन सा 13 ग्रुप के एलिमेंट थे उससे इनकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा ही होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हायर होता है। उसके बाद क्या होगा, देखो जो सिलिकॉन टू एसएन आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज होता है स्लाइटली। सिलिकॉन से लेकर एसएन तक क्या होगा, स्लाइटली क्या होगा, डिक्रीज होगा। स्लाइट डिक्रीज होगा, मतलब डिक्रीज होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। मतलब कार्बन से लेकर जो सिलिकॉन है वो क्या होगा, एकदम ज़्यादा डिक्रीज होगा, लेकिन सिलिकॉन से लेकर एसएन तक वैसे तो डिक्रीज ही होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा स्लाइट चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, बिकॉज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, और डी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट को क्या कर देते, पुअर करते हैं। ऐसे कंडीशन में जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या है, न्यूक्लियर के अट्रैक्शन को ज़्यादा महसूस करने लगते हैं, और यहाँ पे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये जो होंगे ग्रुप 14 में क्या होगा, कार्बन से लेकर एसएन तक क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। कार्बन से लेकर सिलिकॉन तक एकदम वेरिएशन, ज़्यादा डिक्रीज है, बिग डिक्रीज, लेकिन सिलिकॉन से लेकर एसएन तक, मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, स्लाइट डिक्रीज है ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन जो शील्डिंग इफेक्ट को क्या कर देते, पुअर कर देते। उसके बाद हमें देखना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, थर्ड वाला। ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ 13। तो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को अगर हम कंपेयर करें तो ग्रुप 14 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है ग्रुप 13। वैसे भी हमें पीरियोडिक टेबल में पता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ग्रुप 13 से ग्रुप 14 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ओके, जैसे हम डाउन जाएंगे इन द ग्रुप 14 फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन इन पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये जो वैल्यू होती है मतलब कार्बन से ज़्यादा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उससे थोड़ी कम क्या होगी, सिलिकॉन की होगी। और सिलिकॉन से लेकर पीबी तक क्या होगा, यहाँ पे क्या होती है, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है, ज़्यादा यहाँ पे वेरिएशन नहीं। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन की कितनी होती है, 2.5। तो जो ग्रुप 14 के एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, कार्बन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होंगी। और सिलिकॉन से लेकर पीबी तक क्या होती है, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एकदम स्लाइड चेंज होगा, 0.0 का चेंज होगा, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही होगी, ज़्यादा चेंजेस नहीं होगी। कार्बन की याद रखो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 इज कार्बन हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। इसी पे एक क्वेश्चन है अभी, why there is phenomenon decrease in ionization enthalpy from carbon to silicon। तो कार्बन से लेकर सिलिकॉन तक जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन है।
ओके, तो देखो क्या होगा, कार्बन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 एंड हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका 14 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,8,4। तो इसकी साइज़ क्या है, स्मॉलेस्ट, फर्स्ट मेंबर है और सबसे स्मॉल साइज होगी ग्रुप 14 में। दूसरा पॉइंट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है कार्बन का वो होता है 10 किलो जूल पर मोल, इतना होता है। और जो एटॉमिक साइज होती है इसकी, एटॉम की साइज़ कितनी होगी, एटॉमिक साइज टेबल में से बता रही हूँ मैं भी, वहाँ पे टेबल है आपके बुक में, देखो 77 पिकोमीटर होगी। ओके, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है, 2.5 होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। वहीं पे अगर हम सिलिकॉन को कंपेयर करें तो सिलिकॉन का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो होता है 786 किलो जूल पर मोल। उसके साथ साथ इसकी जो साइज़ होती है एटम की साइज़, ये बढ़ जाएगी 118 पिकोमीटर इतनी होती है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट होगी 1.8, इतनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। तो ये जो फिनोमिनॉन है इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे इन चीज़ों की वजह से क्या है, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो रहा है, कार्बन से लेकर सिलिकॉन तक डिक्रीज हो रहा है। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है ये फ्रॉम द ग्रुप, उसके साथ स्मॉल साइज है इसकी, एटॉमिक साइज 77 पिकोमीटर, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाइयर है। सिलिकॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे एटॉमिक साइज एज कंपेयर टू कार्बन इसकी बड़ी साइज है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कार्बन से थोड़ी सी कम है, और इसके लिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, थोड़ा सा कम है, 786 किलो जूल पर मोल। तो इसका भी टेबल दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडिया इन पिकोमीटर, आयोनिक रेडियस M3+ आयन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया है 4 तक दिया है, 4 तक। उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबकी मेंशन की है, डेंसिटी दी है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दिया है, तो एक बार देख लो। उसके बाद हमें देखना है थर्ड, ग्रुप 15 जिसे कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली। तो अभी हम नाइट्रोजन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को और एटॉमिक ट्रेंड को देखेंगे। तो कहा क्या है, विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 15, मेंशन द फिजिकल स्टेट, कौन से टाइप के एलिमेंट्स यहाँ पे ग्रुप 15 में प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रुप 15 इंक्लूड करता है 3 ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एलिमेंट, मेटल, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो होगा वो गैस के फॉर्म में होगा, ओके, और बाकी सारे क्या होते हैं, रिमेनिंग क्या होंगे, सारे सॉलिड कंडीशन में। तो सिर्फ नाइट्रोजन क्या है, गैस फॉर्म में होगा, बाकी सारे सॉलिड कंडीशन में। गैसियस नाइट्रोजन एंड ब्रिटल फॉस्फोरस आर द नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे नॉन मेटल कौन है, देखो नॉन मेटल होंगे यहाँ पे नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में, और सॉलिड होता है लेकिन ब्रिटल होगा फॉस्फोरस, ये भी क्या है, नॉन मेटल है, ओके। उसके बाद आर्सेनिक एंड एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी जो होगा ये क्या होगा, आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों भी क्या है, मेटेलॉइड। और जो बिस्मथ होता है वो क्या है, यहाँ पे मेटल है। तो इसके पास भी 3 टाइप के मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड। नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल है, मेटेलॉइड कौन है, आर्सेनिक, एंटीमनी, और बिस्मथ क्या है, मेटल। सिर्फ नाइट्रोजन गैस स्टेट में होगा, बाकी सारे सॉलिड है, और फॉस्फोरस सॉलिड स्टेट में लेकिन ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब देखते तो हार्ड लगेगा लेकिन ऊपर से अगर नीचे गिरता है ऐसा सॉलिड तो कांच जैसा हुआ, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, टूट जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रिटल कहेंगे। चलो अभी प्रॉपर्टी देखनी है। पहली प्रॉपर्टी हमें देखनी है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया। एटॉमिक और आयोनिक रेडिया को देखो। एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे ही ऊपर से नीचे जाते हैं हम ग्रुप में, अभी हमें ग्रुप 15 की बात करनी है, ओके, नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक। तो जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं हम, क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे जो एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ग्रुप 15 में, लार्जर दैन द ग्रुप 14। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप 14 से ग्रुप 15 में क्या होता है, हायर होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस से। अगर ग्रुप 14 और ग्रुप 15 को कंपेयर करेंगे तो ग्रुप 15 के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, न्यूक्लियस से क्या होंगे, ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। तो एटॉमिक आयोनिक साइज जो होती है ग्रुप 15 में ये स्मॉल होती है, एटॉमिक रेडियाई भी क्या होती है, स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 14। तो अगर हम ग्रुप 14 और ग्रुप 15 को कंपेयर करें एटॉमिक आयोनिक रेडियाई तो इनकी साइज थोड़ी सी क्या होगी, बिगर होगी, और इनकी साइज थोड़ी सी क्या होगी, स्मॉलर होगी, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, इसीलिए साइज क्या होगी, छोटी होगी, दोनों भी, एटम की भी और आयन की भी। तो दोनों को कंपेयर किए तो इसकी क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू ग्रुप 14। जैसे हम डाउन जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। इट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। नाइट्रोजन से सिलिकॉन की ज़्यादा, फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी, उससे आर्सेनिक ज़्यादा, उससे एंटीमनी ज़्यादा, उस पर बिस्मथ ज़्यादा। तो ये होगा पहला एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। तो ग्रुप 15 से इनकी क्या है, छोटी है, लेकिन ऊपर से नीचे जाओगे फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि एक नया शेल क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी हमें देखनी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NH2Np3। तो p ऑर्बिटल अगर इनका देखोगे ग्रुप 15 का तो ये क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। तो हाफ फील्ड जब भी होता है ऑर्बिटल, इनके पास क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती। मतलब ये कंडीशन भी क्या है, स्टेबल कंडीशन ही है। हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है, हाफ फील्ड कंडीशन, इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती। तो क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड p ऑर्बिटल एंड रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 के एलिमेंट की साइज क्या है, स्मॉलर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। तो ग्रुप 15 क्या होंगे, मच ग्रेटर दैन द ग्रुप 14 एलिमेंट इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड। तो इनका जो होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर ग्रुप 14 और ग्रुप 15 को हम कंपेयर करेंगे तो इनके आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बिकॉज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा। जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ये तो पता चला कि आजू बाजू वालों से क्या होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ ग्रुप 15 में, तो क्या होगा, एज वी डाउन टू द ग्रुप इंक्रीजेज द एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरकम द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देने की पड़ेगी। जैसे जैसे डाउन जाएंगे ग्रुप में, न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कम एनर्जी में आउटर मोस्ट सेल से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और व्हेन वी गो मूविंग डाउन टू द ग्रुप, ये क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमें देखनी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। थर्ड हमें देखनी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो क्या होगा, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ग्रुप 15 के एलिमेंट का क्या होता है, हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू होती है देन ग्रुप 14। मतलब ग्रुप 14 और ग्रुप 15 को हम कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, ग्रुप 15 की ज़्यादा होगी। वैसे हम लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तब क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप 14 के एलिमेंट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, तो ये हो गया। अभी टॉप टू बॉटम देखते, फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ क्या होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। तो देखो क्या होगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज। तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, यहाँ पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। और शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है, यहाँ पे
प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 का नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, 3.0 होगी, और बाकी सबकी उससे कम होती है। तो एंड देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द अदर एलिमेंट, बाकी एलिमेंट का भी वेरिएशन है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 3 होता है। उसके बाद अगर देखोगे फॉस्फोरस का 2.1 है, आर्सेनिक का 2 है, एसबी का 1.9 है, बिस्मथ का 1.9 है। तो ऐसे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका भी टेबल दिया है बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर, आयोनिक रेडियस दिए पिकोमीटर में। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के जो वैल्यू है वो दिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा पूरा टेबल दिया है। तो वो कंपैरिजन के लिए आप लोग देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। हमने ट्रेंड्स इन द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थे एलिमेंट्स ग्रुप 13, 14 और 15 तीनों को अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात के नोट्स को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। जितने खुद से नोट्स लिखोगे, हर पॉइंट को समझ लोगे, आपको उतना अच्छे से समझेगा। इसके लिए जो 7 नंबर का चैप्टर था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके जो वीडियोज है उसे 2-3 बार रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि वही के सारे पॉइंट यहाँ पे रिपीट हुए। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।